हाँ जी, कितने दिन रह गए? एक दिन रह गया, एक मज़ीद दिन। क्लास जोशो खरोश में चल रही थी कि अचानक एक बारिश आई और क्लास के इरादों को, अज़मतों को, इस्तेहकाम को बहा के ले गई। आज बारिश नहीं है, लेकिन वो जो एक तसलसल टूट जाता है ना, वो जो यही मैं कह रहा था कि जो हम शुरू में ऑनलाइन नहीं दे रहे थे वो इसलिए कि एक फ़्लो बना हुआ होता है। सबको पता होता है कि हाँ ठीक है, डेली आना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। तो नंबर वन, एक तो बारिश ने जब एकदम से कनेक्शन तोड़ दिया तो अब सब लोगों को हो रहा है कि नहीं, अब तो मैं पीछे रह गया हूँ, अब कहानी पेंडिंग लेक्चर पे जा चुकी है। लोग अब ऑनलाइन भाई दिल रखने के लिए जो है ना, कहा कि लोग जो है ना, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन पे चले गए। ये जो क्रैश कोर्स होता है ना, ये रिफ्लेक्टिव होता है थ्रू आउट कोर्स का। जो आप 5-4 महीने में कर रहे होते हैं ना, क्रैश में 12 दिन में हमें वो सब नज़र आ रहा होता है। डे 1 अंधाधुंध रश, शोर शराबा, मसले, कुर्सियाँ पूरी नहीं हो रही, ये हो गया, वो हो गया, नहीं सर पढ़ना है, आग लगा देंगे, लुट मचा देंगे, तबाह कर देंगे। पहला दिन। अगले दिन हाँ अब अभी तक कायम है, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे, क्योंकि यहाँ का एक एक दिन एक एक हफ्ते के को वो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो एक रेगुलर उसमें चल रहा होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, सेशन थोड़ा सा आगे चलता है, फिर मिड ऑफ द सेशन आता है। एक आध लेक्चर रह गया, कोई बात नहीं, वीकेंड आएगा उस पर कवर कर लेंगे। अब उधर भी होता है कि बीच में एक आध ऐसा वीक आएगा, उसमें कवर कर लेंगे। फिर जनाब वो संडे भी गुजर गया और टीचर तो पढ़ाया जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि नहीं है जो है ना, ये ज़्यादा जज्बाती कौम है और हम जो है ना अपने हिसाब से चलेंगे। फिर एक आध करके लेक्चर में सोने शुरू हो गए, फिर वो पेंडिंग की तरफ चले गए और फिर अचानक से आया एक वाक़या, बारिश। हर सेशन में इस तरह का कोई ना कोई वाक़या होता है, जैसे कि ईद। तो मैं बताया ना, ये 12 दिन एग्जैक्टली एक प्रेसी है वो 4-5 महीने की। जैसे आप अच्छा भला पढ़ रहे होते हैं कि ईद आ जाती है, 9-10 मुहर्रम की छुट्टी आती है, आप सोचते हैं 9-10 मुहर्रम है ट्यूसडे वेडनेसडे को, मंडे को जाके क्या करना, और पीछे तो संडे है ही। अब जब लॉन्ग वीकेंड बन ही रहा है, तो अगर हम अपने घर चले गए तो वेडनेसडे को तो 10 मुहर्रम है, उस दिन तो ट्रैवल बैक नहीं कर सकेंगे, तो थर्सडे को ट्रैवल करेंगे। अब उस दिन ट्रैवल करेंगे तो क्लास उस दिन की मिस हो जाएगी, तो ले सकेंगे फ्राइडे की क्लास। तो इतनी दिक्कत की क्या ज़रूरत है, आराम से संडे वाले दिन ही लाहौर चले जाएंगे, अगले हफ्ते से दोबारा से रवाना हो जाएंगे। तो 3 तो इवेंट, 2 ईदें और एक 9-10 मुहर्रम पे पूरा एक हफ्ता लोगों ने वो किया, और उसके बाद उन्हें एहसास हो गया कि चीज़ हाथ से निकल गई है और अब हम जो है वो पेंडिंग लेक्चर्स की तरफ चले गए हैं। कि अचानक से उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आई, क्रैश कोर्स। उनके सीनियर्स ने कहा, बच्चों हम भी तुम्हारे अपने ज़माने में गंदे बच्चे होते थे, हमसे भी नहीं पढ़ा जाता था, तो ये बाबा जी जो क्रैश कोर्स कराते हैं ना, इधर पहुँच जाओ, 12 दिन सीरियस रह के देखो। अच्छा सीरियस वो भी नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा 12 दिन सीरियस रह के देख लेना, आग लग जाएगी। तो आप लोगों ने उस चीज़ को समझा और उसके बाद जो है ना वो आग लगाने के लिए आप लोग क्रैश कोर्स में आए, और आग अच्छी चलती रही। लेकिन बस वो जो है ना, इस बारिश ने जो है ना क्लास को, फिर आज एक दूसरा इम्पैक्ट भी है कि आज 12 बजे क्लास होती है, तो शायद अचानक से कुछ ऐसे लोग उठ के आएंगे जो कहेंगे, हो आज तो जुम्मा था, जुम्मे वाले दिन तो क्लास 12 बजे होती है। मेरे ख्याल में हमने ग्रुप में रिमाइंडर देने की भी कोशिश की होगी। मैंने इनको कहा था कि आप ग्रुप में भी रिमाइंडर दे दें, कल जो आए थे उनको भी याद कराया था। तो खैर कहने का मतलब ये है कि अभी भी कुछ नहीं गुजरा, और अगर बाद में आप ये रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो ये 12 दिन की रिकॉर्डिंग 12 दिन साथ साथ चलाएं या 24 दिनों पे डिवाइड कर लें, किसी भी तरीके से, बस अगर सही से कवरेज कर लें तो इंशाल्लाह ताला सब पॉसिबल है। ये स्टिल डूएबल है। और अगेन अभी हम जिस पोर्शन में पहुंच गए हैं वो अदर लॉस का है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल को होता है कि हाँ भाई ठीक है, वो तो रट्टे वट्टे वाली चीज़ें हैं, खैर है, हम क्यों क्लास का टाइम वेस्ट करें, यानी हम आएंगे तो हमारे दिन के 1.25 घंटा ज़ाया हो जाएगा। ये 1.25 घंटे में उन चैप्टर्स को रिवाइज करके वैसे ही दिखा दें। तो होता ही है कि स्टूडेंट अपना टाइम बचाने के लिए अपना टाइम ज़ाया कर देता है। तो कल बच्चों ने सोचा होगा बारिश भी हो रही है और क्या है, 2 ही तो चैप्टर हैं, 4 ही तो अदर लॉज हैं, कर लेंगे रिवाइज। ये एक हफ्ते में भी रिवाइज नहीं होता है, लेकिन क्रैश में फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, चाहते ना चाहते वो ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल
जो है वो स्टिल हमारे पास एक मुनासिब तादाद मौजूद है। आखिरी दिन की तरफ सफ़र करते करते जो है ना वो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल हम लोगों ने 4 लॉज यानी कि 2 चैप्टर्स कवर किए थे। कुछ लोगों को कल कन्फ्यूजन थी, मुझे कुछ मेल्स आई, उन्होंने कहा जी वो क्लास थी क्या? तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि मतलब इस तरह की कन्फ्यूजन तो तब होनी चाहिए जब हमने कहा हो कि क्लास नहीं होगी और अचानक से कर ली। तो हम तो क्लास करने के मामले में हमेशा से बहुत ही सीरियस थे। तो कहीं ग्रुप में भी ऐसा मैसेज हमने नहीं किया था कि चूंकि बारिश ज़्यादा हो गई है तो हम सोच रहे हैं कि क्लास रहने ही देते। हमने अपनी तरफ से कमिटमेंट में कोई कमी नहीं दिखाई ताकि आपको कहीं से भी ज़रा सा भी बहाना ना मिल जाए कि नहीं सर हम तो बहुत जोश में थे, आप लोगों ने छुट्टी दे दी, हमारा फ्लो टूट गया। तो कल क्लास हुई और कल क्लास में हम लोगों ने 2 चैप्टर्स किए। 2 चैप्टर्स के अंदर 4 लॉस थे वो कवर किए। और जो लोग कल नहीं आए थे उनको ये सुन के बहुत दुख होगा कि कल चूंकि बच्चे कम थे और बारिश थी और बड़ी हिम्मत करके बच्चे आए थे तो कल हम लोगों ने चाय भी पी थी। जितने भी क्रैश कोर्स के अटेंडीज़ हैं इस भरे हुए कमरे में, वो जो भरे हुए लोग थे, हम लोगों ने जो है वो फिर चाय पी और हमने बहुत याद किया आप लोगों को। वो लोग जो नहीं आए वो उन्होंने मिस की इस अपॉर्चुनिटी को। तो चलें कोई बात नहीं है। नहीं देखिए हम जज्बाती थे लेकिन इतने जज्बाती नहीं थे। हाँ मतलब हाँ कहीं ना कहीं साउंड माइंड की डेफिनेशन में थे। तो हम वो नहीं थे जो ज़्यादातर पागल रहता है, वो जो कभी कभी थोड़ा सा पागल हो जाता है। तो वो कभी कभी थोड़े से पागल होके चाय का कर दिया था। तो आप हमें जो है ना वो ज़्यादातर पागल की डेफिनेशन में लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल तमहीदी तकरीर हो गई। मैंने कहा चलो जो लोग आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, हमारा निज़ाम भी सेट हो जाएगा। आज का बड़ा मज़ेदार सा टारगेट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रिज्यूम टू बी सबसे अजीबो गरीब सा टॉपिक। प्रिज्यूम टू बी सबसे अजीब सा टॉपिक। आप किसी भी सीनियर को जिसने बी लॉ पढ़ा है उससे पूछें कि भाई वो बी लॉ में ना सबसे अजीब सा टॉपिक बता दो, वो कहेगा जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं, उसमें समझ कुछ भी नहीं आती। किसी भी पुराने स्टूडेंट को पकड़ के उससे पूछ लें, अगर आप 10 बंदों से पूछेंगे तो उनमें से 9 ये कहेंगे कि चैप्टर 14 अजीब सी चीज़ था, कोई ना समझ आता था, ना उसकी अल्फाज का पता लगता था, ना उसके बारे में कुछ गाइडेंस मिलती थी। बस हमने तो उसे रट्टा लगा लिया था लेकिन पेपर में लॉजिकल सवाल आ गया। तो ये जितने भी अदर लॉज पार्टनरशिप के अलावा हैं और ख़ासतौर पे जो चैप्टर 1 है, मैं आपको बताता हूँ चैप्टर 1, 15, 16, 17, 18 ये 5 चैप्टर्स में से सिर्फ रट्टा आता है। दोबारा सुन लें, 1, 15, 16, 17, 18 इनमें से हमेशा रट्टे वाला सवाल आया है। ये जो 14 है जो आज का हमारा टारगेट है मेनली, वो मैक्सिमम रट्टे वाले सवाल, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा लॉजिकल सवाल पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल पूछ लेते हैं। तो जिसको समझ होती है वो उसको कर पाता है। तो चैप्टर 14 को जब लोग उठा के रट्टा मारने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा हुआ नहीं होता और बगैर समझे क्रैम करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे कर लेते हैं, चूँकि मुझे एक दिन बताया गया था कि ये मौजूद होने की वजह से वहाँ पे कोई लाइट्स वाली ड्यूटी पे जो है ना वो नहीं। बीलो में तो कहानी ख़त्म हो गई। वो आखिरी एक जो खातून फिर हमें जब यहाँ नज़र आई थी और फिर हमने कहा था कि वो अब अगर 4 दिन यहाँ पे रहीं तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा, तो कल वो खातून गायब थी। ऐसे ही है ना। तो इस क्लास में कोई भी विन नहीं कर सका उस इनाम को जो बाकी क्लासेस में बच्चे जो है ना विन करेंगे। सीलो में और ऑडिट में कंसिस्टेंटली ख़वातीन वहाँ पे हैं और वो दोनों जो है वो अब एक फ्री कोर्स विन कर चुकी हैं, लेकिन हमारी वाली क्लास में ख़वातीन जो है वो ऐसा नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, खैर है, ज़िंदगी में जो है ना वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ हिम्मत करनी पड़ती है। तो ठीक है जी, हमारे कमज़ोर जो वो थे अटेंडीज़ वो नहीं इसको अवेल कर सके। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है क्या? ऐसे कागज़ के टुकड़े जिसके ऊपर एक राइट डेवलप हो जाता है। आप किसी के साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करते, लेकिन एक कागज़ पे कुछ साइन करके या एक कागज़ किसी को हैंड ओवर करके आपकी कोई ना कोई एक जिम्मेदारी सी बनती चली जाती है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक स्लैंग कहानी होती है।
उस कहानी से ये चैप्टर समझ आ जाता है। अगर कहानी समझ आ जाए और कहानी के साथ आप सारे किरदार को सही सही देख लें और सारे उसकी जो भी हरकतें हो रही हैं उसको सही से ऑब्जर्व कर लें, तो फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता। तो इसके लिए हमें जो है 3 एक दफ़ा ऑफ करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं उससे हमारा काम चल जाए। कहानी का नाम है बाबे दी कहानी। ये जो है ना वो ये बाबे की कहानी भी हो सकती थी, लेकिन उसमें एक लोकल टच जो है ना, क्योंकि हम इस वक्त पंजाब में ये क्लास कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पंजाबी का टच जो है ना इसके नाम में आ गया। तो बाबे दी कहानी, इस कहानी में होता ये है कि एक बादशाह होता है। हालांकि कहानी है बाबे दी कहानी, लेकिन बाबा यहाँ पे एक सेकेंडरी किरदार है। असल किरदार होता है यहाँ बादशाह, लेकिन बादशाह चूँकि अमीर है और बाबा चूँकि गरीब है, तो फिर हमने गरीब को फौकियत दी है और हमने जो है ना एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक की तरफ आए हैं। तो ये कहानी थोड़ी स्लैंग है, लेकिन इससे ना आपको एक इंस्ट्रूमेंट किस तरह से काम करता है वो समझ आ जाता है। कहानी है बाबे दी कहानी। एक दफ़ा एक बादशाह शिकार करते 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 जंगल में गुम हो जाता है और बड़ी दूर तक आगे से आगे किसी हिरन के पीछे भाग रहा था। हिरन तो मिली नहीं, लेकिन वो अपने बाकी सारे कुलीग से बहुत दूर हो गया। बाकी सारे लोगों को लगा कि बादशाह जो है वो वापस चला गया होगा महल, यानी कि जब बादशाह शिकार करते करते आगे चला गया और बड़ी देर तक नहीं आया, तो सब समझ गए कि बादशाह ने वहाँ से शॉर्टकट लिया होगा और महल की तरफ जाके वहाँ रेस्ट करना शुरू हो गया होगा। तो बाकी सारे लोग वापस चले गए। अब बादशाह को कोई भी ना मिले, बादशाह को भूख भी बहुत लगी हुई हो। बादशाह जनाब थोड़ा सा आगे पहुँचा तो उसको नज़र आया एक झोंपड़ी। थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा है तो झोंपड़ी अजीब सी है, लेकिन रोशनी कम होती है तो मैं अजीब सा ज़्यादा हो जाता हूँ। तो एक झोंपड़ी बादशाह को नज़र आई। बादशाह जो है उस झोंपड़ी के पास पहुँचा। झोंपड़ी बड़ी स्टाइलो सी है, खैर मतलब हमारे पास यही झोंपड़ी अवेलेबल थी। उसने इधर जाके जो है आवाज़ लगाई कि जी मुझे भूख लगी है। अंदर से निकले एक बाबा जी, ठीक है, थोड़े से मॉडर्न दौर के बाबा जी हैं। तो बादशाह जंगल में गुम हो गया है, उसको भूख लगी हुई है और उसको एक झोंपड़ी नज़र आई है जहाँ पे एक बाबा जी मौजूद है। उसने बाबा जी से कहा कि जी वो मुझे भूख लगी हुई है। उन्होंने कहा जी मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, चले मैं आपको पानी पिला देता हूँ। उसे पानी पिलाया। फिर बादशाह ने कहा आपके पास वाकई खाने को कुछ नहीं है? उसने कहा जी मेरे पास खाने को वैसे तो कुछ नहीं है, बस ये एक बकरी है हमारे पास, अगर कभी शदीद मजबूरी बनी तो इसको हलाल करके खा लेंगे, लेकिन अभी वो शदीद मजबूरी वाली बात नहीं आई। तो बादशाह ने कहा भाई मैं भूखा हूँ, मुझे खिलाओ। उसने कहा मैं तुम्हें क्यों खिलाऊँ? उसने कहा मैं तुम्हारे इलाके का बादशाह हूँ। तो फिर जब बाबे ने गौर से देखा तो उसे समझ आई ये तो बादशाह है। तो उसने कहा ठीक है सही है, मैं आपको खिला देता हूँ, लेकिन ये मेरे पास आखिरी एहसास है यही बकरी है। अगर ये मैंने आपको खिला दिया तो मेरे पास जीने के लिए या कमाने के लिए कोई सोर्स नहीं होगा। तो बादशाह ने कहा यार क्या बात करते हो, बादशाह हूँ मैं, तुम मुझे एक बकरी खिला दो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, मैं तुम्हें बहुत सारे दिनार दे दूंगा, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा, तुम्हें अशरफियाँ दे दूंगा। बाबे ने कहा अच्छी डील है। बाबा ने जनाब बकरी हलाल की, उसे भून के बादशाह को खिला दी। खैर बादशाह को मजीद भूख भी लगती रही होगी, दरमियान में और बातें भी करते रहे होंगे, लेकिन हम कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। वो नहीं होता वो वीडियो के बीच में तेज़ी तेज़ी से चलती है वीडियो। तो अचानक अब एंड पे बादशाह खाना खा चुका हुआ है और जो है वो अब ईजी होके उसने सोचा कि अब पेमेंट करने का टाइम आया। उसने जेब में हाथ डाला कि मोतियों का हार निकाले, वो तो जेब में था ही नहीं। दूसरी जेब में हाथ डाला कि शायद थोड़े से पैसे मिल जाएं, पैसे भी नहीं थे। बादशाह तो शिकार करने के लिए चला था, उसने तो सामान अपना किसी और लोगों के पास किया हुआ था। अब बादशाह अपनी जेबें चेक कर रहा है और बाबा उसे देख रहा है। अब बादशाह के चेहरे पे शर्मिंदगी। उसने बाबे से कहा यार वो ना पैसे नहीं है। उसने क्या बात करते हो पैसे नहीं है, मेरी बकरी खा गए हो, मेरे पास जो था मैंने सब कुछ वो कर लुटा दिया और तुम जो है वो मुझे पैसे ही नहीं दे रहे। तो बादशाह ने कहा घबराते क्यों हो, मैं बादशाह हूँ, अभी इस वक्त पैसे नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं है, इस टाइम पे पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम एक काम करना, कल महल आना और जैसे ही महल में आओगे तुम आके मुझे याद कराना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसने कहा जी आपके महल में तो किसी ने घुसने नहीं देना, आप बादशाह हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे तो कोई लिफ्ट आएगा ही नहीं। तो आप कुछ ऐसा करें कि लोगों को यकीन आ जाए कि आपने मेरे पैसे देने हैं। आप एक काम करें, मुझे लिख के दे दें। बादशाह ने एक कागज़ पे उसे लिख के दे दिया, मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पर किसी को 3 लाख दिरहम दूंगा।
लें जी, इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। तो मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पर किसी और को 3 लाख दिरहम दूंगा। और ये लिख के बादशाह ने साइन कर दी, और साइन करने के बाद बादशाह जो है अब अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहा है कि हाँ भाई ठीक है, मैंने ये साइन कर दिया है, अब मैं इस चीज़ के ऊपर जिम्मेदार हूँ। अच्छा, ये तुम्हारे कहने पर क्यों उसने लिखा? इसलिए कि बाबे ने उसे बताया था कि एक प्रॉब्लम है छोटा सा, मैं शायद बूढ़ा आदमी होने की वजह से लंबा सफ़र ना कर सकूं, तो मैं अपने बेटे को भेज दूंगा शहर मैं अपने बेटे को शहर भेज दूंगा और मेरा बेटा जो है वो शहर जाके और आपसे पैसे ले आएगा। तो आप सिर्फ ये मत लिखें कि मैं तुम बाबे को पैसे दूंगा, लिख दें मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पे किसी और को 3 लाख दिरहम दूंगा। बादशाह ने ये सारी तहरीर लिख दी कि मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पे किसी और को 3 लाख दिरहम दूंगा। ये कागज़ पे आ गया। बाबे ने क्या किया, जहां लिखा था ना तुम्हारे कहने पे किसी और को, उधर साइन किए और अपने बेटे का नाम लिख दिया। तो अब इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है मैं बादशाह तुम बाबे या तुम्हारे कहने पे किसी और को 3 लाख दिरहम दूंगा, और जहां तुम्हारे कहने लिखा हुआ है वहां उसने साइन करके एक और नाम लिख दिया बेटे का। अब ये कागज़ बेटा लेके जा रहा है और ये कागज़ वो दिखाएगा महल के बाहर के लोगों को, जिसमें बादशाह ने कहा है कि बाबा या बाबा जिसका भी नाम लिख देगा मैं उसको पैसे दूंगा। तो ये कागज़ दिखा के वो महल में दाखिल होगा और कागज़ दिखा के पैसे ले लेगा। जब बच्चा शहर पहुंचा तो शहर में उसे कुछ दुकानें नज़र आईं और बच्चे को समझ आ गया कि अब तो हम अमीर होने वाले हैं, 3 लाख दिरहम आने वाले हैं हमारे पास। उसने जनाब दुकान से एक डी फ्रीज़र ख़रीद लिया, एक बड़ी LED ख़रीद ली, अब ज़ाहिर है मॉडर्न दौर वाला जो है ना वो, और जनाब उसने कुछ और बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद ली और सोचा कि हाँ ये ठीक है, हमारे घर में इन चीज़ों की कमी थी। तो 3 लाख दिरहम में से उसने समझें कोई 2 लाख दिरहम की शॉपिंग कर ली। सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद उसने कहा जी इन सारी चीज़ों को इधर रखें, मैं 1 घंटे बाद आके पेमेंट करता हूँ। तो दुकानदार ने कहा भाई 1 घंटे बाद तुम किस तरह से हमें पेमेंट करोगे? भाई पैसे तुम्हारे पास हैं तो अभी दे दो, वरना ये 2 लाख दिरहम तो अच्छी बड़ी बड़ी रकम है, तुम इसका कहाँ वो करोगे। यहाँ एक चीज़ जो हमारी रह गई थी वो ये थी कि यहाँ पे जब उसने कहा ना कहने पर तुम्हारे कहने पे किसी और, तो यहाँ बाबे ने साइन किए, बड़ा मध्यम से साइन नज़र आ रहे हैं, और लिख दिया बेटे या बेटे के कहने पर। अब ये बेटा ये कागज़ लेके शहर पहुंचा हुआ है, लेकिन उसने जो शॉपिंग की है वो 2 लाख की है और उसने दुकानदार से कहा कि मैं तुम्हें 1 घंटे तक पैसे ला के देता हूँ। तो दुकानदार ने कहा भाई 1 घंटे में तुम कैसे पैसे ला के दोगे? अंदर कौन सा कोई ATM लगा हुआ है जो तुम जाओगे और वहाँ से 2 लाख दिरहम निकाल लोगे? उसने कहा मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये देखो कागज़ दिखाया, उसमें लिखा था कि मैं बादशाह तुम बाबे या तुम्हारे कहने पर किसी और को, और बाबे ने साइन किसके किए हुए थे? बेटे के नाम के। उसने कहा कागज़ देखो, इस कागज़ के मुताबिक मैं ये कागज़ दिखाऊंगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। उसने कह रहे तो बड़ा मज़े का कागज़ है, तो जिस तरह से तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र किया है, तुम एक काम नहीं करते, इसको मेरे नाम पे साइन कर दो। 3 लाख दिरहम है ना, लाख दिरहम मेरे से कैश पकड़ो, 2 लाख दिरहम की तुमने शॉपिंग की है, ये कागज़ मेरे नाम पे कर दो। उसने कहा ठीक है सही है, मुझे जाना नहीं पड़ेगा बादशाह के दरबार तक। उसने साइन किया और वो दुकानदार को दे दिया कागज़। बेटा घर चला गया 1 लाख दिरहम लेके और 2 लाख का सामान लेके। दुकानदार डे एंड पे अपनी क्लोजिंग करके निकलने ही वाला था कि जब जाऊंगा महल में जाके पैसे लूँगा, कि अचानक से उसका सप्लायर आ गया। सप्लायर ने उसे याद कराया कि भाईजान आपने बड़े अरसे से पैसे नहीं दिए और आपने हमारे 3.25 लाख दिरहम देने हैं। तो इसने कहा ठीक है जी मैं 1 घंटे में ला के दे देता हूँ। उसने कहा 1 घंटे नहीं, मुझे अभी पैसे चाहिए, तुमने बहुत मजाक कर लिया मेरे साथ। तो बेचारे ने तंग आके उसे दिखाया कि देखो मेरे हाथ में एक कागज़ है, ये कागज़ जो जाके दिखाएगा जिसका नाम इस पे लिखा होगा वो बादशाह से 3 लाख दिरहम ले सकता है। तो उस दुकानदार ने वो कागज़ पे साइन करके लिख दिया सप्लायर या सप्लायर के कहने पे किसी और को। 25,000 वैसे दे दिए और 3 लाख दिरहम का ये कागज़ दे दिया। अगर गौर से देखें तो ये कागज़ करेंसी नहीं है, लेकिन ये करेंसी की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। बादशाह ने खाया, कागज़ दे के आ गया, बेटे ने ख़रीदा, कागज़ दे के आ गया, दुकानदार ने सप्लायर की पेमेंट देनी थी, कागज़ दे के निकल लिया। तो ये कागज़ करेंसी नहीं है, लेकिन ये करेंसी जैसी हरकतें कर रहा है। इस कागज़ को एग्जैक्टली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पेपर होता है, एक कागज होता है जो राइट देता है किसी एक बंदे को किसी दूसरे बंदे से पैसे लेने या पैसे देने का। ये एक ऐसा कागज होता है जिस पे हर बंदा साइन करके इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है। ये एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है दो बंदों के दरमियान, लेकिन ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फॉरवर्डेबल होता है, जो आगे से आगे मुंतकिल हो सकता है, आगे से आगे अगली पार्टीज तक जा सकता है। क्या बात समझ आ रही है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कई किस्मों में से हमने जो किस्म पढ़ी है वो है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं? प्रोमिसरी नोट जिसमें दो पार्टीज होती हैं, एक प्रॉमिस कर रहा होता है और एक से प्रॉमिस हो रहा होता है। एक वादा करता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और दूसरे से वादा हो रहा होता है कि उसे पैसे दिए जाएंगे। तो जो वादा कर रहा है उसको हम कहते हैं वो मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, उसने बनाया है वो कागज। और जिसको पैसे मिलने होते हैं उसको हम कहते हैं वो पेई है। तो प्रॉमिस नोट एक ऐसा कागज है जिसपे एक बंदा दूसरे से ये वादा करता है कि मैं तुम्हारे इतने पैसे दूंगा। ये वादा किसी टाइम का भी हो सकता है और ये वादा ऑन डिमांड भी हो सकता है। बादशाह ये भी लिख सकता था आज से 10 दिन बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और बादशाह ने ये लिख दिया कि मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पर किसी को पैसे दूंगा। यानी बादशाह ने टाइम नहीं लिखा, उसे कहा ये कागज जब दिखाओगे पैसे मिल जाएंगे। यानी ये कागज डिमांड बेस्ड भी बन सकता है और टाइम बेस्ड भी बन सकता है। इस पे कोई टाइम मुद्दत भी लिख सकता है वो, और ये ऑन डिमांड भी हो सकता है। ये बात समझ आई? ये कागज आगे से आगे फॉरवर्ड करने के लिए सिर्फ एक एंडोर्समेंट यानी कि एक साइन चाहिए। हर बंदा जिसने आगे फॉरवर्ड करना है वो साइन करेगा और दूसरे बंदे को फॉरवर्ड कर देगा। ऑटोमेटिकली ये एक एग्रीमेंट आगे मुंतकिल हो जाएगा। बादशाह ने जिंदगी में कभी सप्लायर की शक्ल देखी थी या नहीं देखी थी, लेकिन अगर सप्लायर ये कागज लेके चला जाए तो बादशाह बाउंड है, ऐसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की ए और बी पार्टीज एक दूसरे के साथ बाउंड होती थी। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फॉरवर्डेबल है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो मुसलसल चल रहा होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आगे से आगे फॉरवर्ड होता चला जा रहा होता है। तो अगर देखें जब इसमें मजीद किरदार ऐड हुए तो इसमें कुछ और चीज़ों की भी साइन आ गए। वन अगर ऑफ करें तो शायद थोड़ी सी विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। ये बेटे या बेटे के कहने पर, यहाँ पे फिर बेटे ने साइन किया और लिख दिया दुकानदार, या उसके कहने पे फिर दुकानदार साइन करेगा तो कहेगा सप्लायर, या सप्लायर के कहने पर। तो ये जो हमने पढ़ा है इस कागज़ को कहते हैं प्रोमिसरी नोट। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रोमिसरी नोट कैसे कहते हैं। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अब वन ऑन किए जा सकते हैं मेरे ख्याल में, जज़ाकल्लाह। प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट। ये एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है लेकिन ये बैंक या करेंसी नोट नहीं है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसमें एक वादा है, अंडरटेकिंग है। किस किस्म का? अनकंडीशनल। बादशाह ने ये नहीं कहा था कि अगर बारिश ना हो रही हुई तो मैं आके पैसे दे दूंगा, या अगर उस दिन मैं मूड में हुआ तो मैं पैसे दे दूंगा, या उस दिन मेरे पास पैसे हुए तो मैं पैसे दे दूंगा। उसने कहा तुम जब मुझे कागज दोगे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वादा है लेकिन गैर मशरूत वादा है, कोई शर्त नहीं है इसमें, अनकंडीशनल वादा है। साइंड बाय मेकर, मेकर साइन करेगा। टू पे ऑन डिमांड, की या तो वो डिमांड पे करेगा और एट अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम, या डिमांड पे करेगा या एक फिक्स फ्यूचर टाइम पे करेगा। अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, एक खास रकम, कोई चीज नहीं, कोई हार नहीं, कोई बकरी नहीं, रुपए। इसमें हमेशा रुपए होते हैं। टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, बाबे को या उसके कहने पे किसी को, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बेयरर जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट हुआ। ये नहीं हो सकता था बादशाह लिख देता कि मैं तुम बाबे को या जिसके हाथ में कागज हुआ उसको पैसे दे दूंगा। तो आप इसको एक बंदे के नाम पे भी बना सकते हैं, आप इसको ऑर्डर भी बना सकते हैं। ऑर्डर का मतलब आप कहते हैं कि तुम जिसको कह दोगे फिर वो साइन करेगा, जिसका वो नाम लिख देगा उसको मिलेंगे। और तीसरा बेयरर को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है जो अंडरटेकिंग है, अनकंडीशनल, मेकर साइन कर रहा है कि डिमांड पे या फिक्स टाइम पे एक अमाउंट दूसरे बंदे को देने का पाबंद है। तो यहाँ हम कहते हैं कि कुछ दो मेन पार्टीज हैं। मेकर वो है जो प्रोमिसरी नोट बनाता है और प्रॉमिस करता है, और पेई वो है जिसको प्रॉमिस किया जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो तकरीबन इस तरह का एक स्पेसिमन बनता है प्रोमिसरी नोट का। ऊपर डेट आ रही है, यहाँ अमाउंट रुपयों में लिखी नजर आ रही है,
और यहाँ लिखा हुआ है 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे ABC। इसका मतलब है ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड नहीं है। डिमांड का मतलब ये था, जैसे वो कहता है ना जब तुम कहोगे पैसे मिल जाएंगे, तो इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, तो ये एक एग्जांपल है टाइम इंस्ट्रूमेंट की। 3 months आफ्टर डेट, आज से 3 महीने बाद, आई प्रॉमिस टू पे ABC, मैं वादा करता हूँ मैं ABC को दूंगा या उसके कहने पे किसी और को दूंगा 10,000 रुपए जो मैंने इसके साथ ट्रांजैक्शन की है। ये आप ABC यानी कि पेई के नाम पे बनाएंगे और साइन कर देगा मेकर और हवाले कर देगा, तो बादशाह इसको बनाएगा, साइन करेगा और साइन करने के बाद बाबे को के हवाले कर देगा। अब इंस्ट्रूमेंट बाबे के पास है। अभी जो प्रॉमिस नोट है इसके थोड़े से एसेंशियल समझने की कोशिश करते हैं। ये इन राइटिंग होना चाहिए। ओरल प्रॉमिस नोट नहीं कहलाएगा, ये रिटन होना चाहिए और अल्फाज से साफ नजर आएगा एक बंदा वादा कर रहा है दूसरे से कि मैंने पैसे देने हैं। ये कागज पे ये ना लिखा हो कि हाँ वो बकरी खाई गई थी उसकी पेमेंट भी तो होनी चाहिए, इस तरह से नहीं। अल्फाज से वादा नजर आ रहा हो कि हाँ भाई मैंने पे करने हैं। प्रॉमिस कहें या ना कहें, लेकिन अल्फाज से जो फीलिंग आनी चाहिए वो होनी चाहिए कि एक बंदा दूसरे से क्या कर रहा है, वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट और इंडेप्टनेस प्रॉमिस नोट नहीं बन जाएगा। एक्नॉलेजमेंट कहते हैं एतराफ़ करने को, इंडेप्टनेस कहते हैं मकरूज होने को। अगर बादशाह कहे हाँ वाकई मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारी बकरी खा गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि वाकई मेरे ज़िम्मे तुम्हारे 3 लाख दिरहम वाजिबुल अदा हैं, ये प्रॉमिस नोट नहीं है। मैं तुम्हें 3 लाख दिरहम दूंगा, ये प्रॉमिस नोट है। तो प्रॉमिस नोट राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए, मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑन सन अनसर्टन इवेंट। कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, हो सकता है वो कहे मैं तुम्हें महल में पैसे दूंगा, प्लेस ऐड कर सकते हैं, आप टाइम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने कहा ना कि इसमें वो 3 मंथ 10 दिन इस तरह से टाइम भी ऐड किया जा सकता है। आप कोई सर्टन इवेंट ऐड कर सकते हैं विच मस्ट हैपन, अनसर्टन नहीं, सर्टन इवेंट ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं अगस्त का 2nd मंडे। अब अगस्त का 2nd मंडे एक ऐसा इवेंट है जिसने होना ही होना है, आने वाली 14 अगस्त, अगली ईद, ये वो सारे इवेंट है जिन्होंने होना है अनलेस कि क़यामत आ जाए, और क़यामत आ जाए तो फिर तो सारे इंस्ट्रूमेंट ही फारिग हो जाने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई सर्टन इवेंट हो, अनसर्टन नहीं, अनसर्टन तो कंटिजेंट होता था, वो इसमें नहीं है, सर्टन इवेंट इसमें आप रख सकते हैं। ऐसी चीज़, एक ऐसा इवेंट जिसका होना पता है कि हाँ भाई इस सर्दियों का पहला सूरज जब निकलेगा, इस साल की आखिरी शाम, मतलब इस तरह का टाइम जो कि फ्यूचर है लेकिन सर्टन है, अनसर्टन नहीं है, तो आप वो सर्टन इवेंट इसमें डाल सकते हैं। इवन किताब ज़्यादा जज्बाती हो गई, उन्होंने ये तक लिखा कि आप किसी की मौत को भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर जब वो बंदा मर जाएगा तो, क्योंकि मौत भी अनसर्टन इवेंट नहीं है, सर्टन इवेंट है। तो किताब ने हमें एक हकीकत याद कराई कि मौत भी एक सर्टन इवेंट है। ये बात समझ आई। हम एसेंशियल पढ़ रहे हैं। प्रॉमिस नोट में क्या है, इन राइटिंग है, प्रॉमिस टू पे है, डेफिनेट, और हम बहुत टाइम नहीं लगा रहे इतनी सी चीज़ पे, लेकिन ये समझ आने से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाना है। जब ये बेस बन जाएगी तो आगे हम सिर्फ टॉपिक्स देखते जाएंगे और हमें फ़ौरन से समझ आती चली जाएगी कि बात क्या हो रही है। साइन बाय मेकर, प्रॉमिसिंग नोट पे साइन करेगा मेकर, और अगर वो इलिटरेट है तो वो अपना अंगूठा लगा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर होना चाहिए कि ये किस बंदे की जिम्मेदारी है। सर्टन पार्टीज क्लियरली नजर आ रही हूँ, कौन सी पार्टीज हैं, किस तरह से हैं। अगर बादशाह लिखता कि याद करो उस बहार की उस सुहानी शाम जब उस झोंपड़ी में एक भूखे आदमी ने खाना खाया था, अब ऐसे में उस भूखे आदमी पे वाजिब है कि वो उस दयालु आदमी जिसने बकरी खिलाई थी उसको पैसे दे दे। अब ये उस वक्त उस कॉन्टेक्स्ट में तो समझ आ रहा है, लेकिन बाद में कोई भी कागज़ देखेगा तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें दयालु कौन है, इसमें बकरी खा कौन गया है, इसमें पैसे किसने देने हैं। तो पार्टीज क्लियरली नज़र आनी चाहिए, मेकर कौन है, पेई कौन है। अगर पार्टीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप इसको प्रॉमिस नोट नहीं कह सकते। प्रॉमिस नोट पेबल टू मेकर हिमसेल्फ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बादशाह कहे मैं बादशाह अपने आप को इतने दिरहम दूंगा, तो इसमें कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक बनाने वाला और एक जिसको पेमेंट होनी है। क्या ये बात समझ आई? देन ये लीगल टेंडर होना चाहिए। लीगल टेंडर कहते हैं सिक्का राइजुल वक्त को, लीगल टेंडर कहते हैं उस जगह की लोकल करेंसी को, इसमें वहाँ की लोकल करेंसी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 3 लाख दिरहम, इसमें ये नहीं होना चाहिए मैं तुम्हें 10 अशरफियाँ दूंगा, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें एक घोड़ा गिफ्ट कर दूंगा। इस
इंस्ट्रूमेंट पॉइंट आउट विद सर्टेनिटी एज टू हु इज द मेकर एंड हु इज द पेई नहीं है, ऊपर वाले गलती से कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। सम पेबल लीगल टेंडर होना चाहिए, जो भी आपने पे करना है वो एक अमाउंट होनी चाहिए, एक करेंसी वाली अमाउंट होनी चाहिए। तो अगर कोई कहेगा मैंने तुम्हें 10 कुर्सियाँ देनी है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा। अगर एक बंदा कहे मैं तुम्हें 10,000 रुपये देने हैं, वो बन जाएगा। एक बंदा कहे मैंने 10,000 देने और एक कुर्सी देनी है, वो भी नहीं बनेगा। ये लीगल टेंडर होना चाहिए। सिक्का राइजुल वक्त जो उस जगह की करेंसी चल रही है वो इसमें होनी चाहिए। इसमें कोई जिन्स, कोई शय, कोई एसेट नहीं होना चाहिए। और क्या चीज़ें, सम पेबल सर्टन होना चाहिए, अमाउंट पेबल बड़ी क्लियर कट हो, ऐसा ना हो कि उसमें कंटिंजेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। बादशाह ने कहा वैसे तो 3 लाख दिरहम देने हैं, लेकिन उस दिन बहुत अच्छे मूड में हुआ तो 4 लाख दिरहम दे दूंगा। 3 लाख दिरहम देने, लेकिन उस दिन अगर हम किसी से हारे हुए मैच तो 2 लाख दिरहम देने। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि सबको पता लग जाए कि ये कितनी अमाउंट है, एब्सोल्युटली कितनी अमाउंट है वो नज़र आनी चाहिए। 4 कंडीशंस अलाउड हैं, अदरवाइज इसमें आप हमेशा एब्सोल्यूट अमाउंट लिखेंगे। 4 कंडीशन क्या है, अगर आप कहें मैं इंटरेस्ट के साथ दूंगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया हुआ है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और पैसे इतने फीसद इंटरेस्ट के साथ दूंगा, तो ये डेफिनेट अमाउंट काउंट की जाएगी। अगर एक बंदा कहे कि खास इंडिकेटेड या करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पे देगा, कहा जी मैं तुम्हें इतने $1000 के इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपए उस दिन के रेट के मुताबिक दूंगा, ये भी डेफिनेट है। अगर आप कहते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट में अगर पे हो रहा है, तो जैसे ही तुमने कोई इंस्टॉलमेंट गड़बड़ की तो सारे के सारे पैसे वाजिब अदा हो जाएंगे, ये शर्त डाली जा सकती है। और चौथी, अगर एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हें अपने प्रॉफिट्स का 20% दूंगा, तो प्रॉफिट्स तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये सर्टन तो नहीं होगा, लेकिन लॉ ने अलाउ किया हुआ है कि आप ये शर्त भी बीच में ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा प्रॉमिसरी नोट इन राइटिंग होना चाहिए, इसमें एक वादा होना चाहिए, ये डेफिनेट अनकंडीशनल हो, इसमें कोई कंडीशन ना हो, कुछ डिफाइंड कंडीशन है, टाइम, प्लेस या सर्टन इवेंट की कंडीशन ऐड कर सकते हैं। मेकर साइन करे, पार्टीज क्लियर हो, अमाउंट लीगल टेंडर होनी चाहिए, एंड सम पेबल क्लियर कट सर्टन होना चाहिए, नजर आए कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है और किस तरह से। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2-3 तरह के होते हैं, जिनमें से सबसे मशहूर किस्म है प्रॉमिसरी नोट। क्या हमें प्रॉमिसरी नोट समझ आ गया? यहाँ अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे अभी बता दें जी। इंस्टॉलमेंट वाला, अगर एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा है कि ये इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, और ये लिखा है कि अगर एक इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो गई और पे ना हुई तो पूरा का पूरा पैसे इकट्ठे देने पड़ जाएंगे, अगर इस तरह की बात लिखी हुई है तो भी इससे प्रॉमिसरी नोट की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये अलाउड एक्सेप्शन है, इन्होंने इजाज़त दी हुई है कि आप इस तरह की शर्त डाल सकते हैं जी। प्रॉमिसरी नोट क्लियर, पक्का? अब प्रॉमिसरी नोट जब समझ आता है तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है एक और इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हमारे पास है बाबे की कहानी सीजन 2। तो बाबे की कहानी हमें समझ आई हुई है, अब उसमें सिर्फ थोड़ा सा किरदार आगे पीछे करते हैं और थोड़ा सा एक छोटी सी और स्टोरी से उसको समझ लेते हैं। इस दफ़ा बादशाह और खजांची दोनों इकट्ठे गुम हो गए। शिकार करते करते 2 लोग बाकी सबसे अलग हो गए, एक बादशाह और एक बादशाह का खजांची। खजांची कौन होता है भला? जिसके पास खजाने की चाबियाँ होती हैं और बादशाह के सारे पैसे उसके पास रखे हुए होते हैं। इस दफ़ा हो गए वो दोनों के दोनों गुम। वो दोनों उसी तरह से झोपड़ी में पहुँचे, उसी तरह से बाबा जी थे, उसी तरह से इन दोनों ने खाना खाया, और अब एंड पे जब पेमेंट की बारी आई तो बादशाह ने जेब में हाथ डाला, पैसे कोई नहीं थे। फिर उसे याद आया कि खजांची तो साथ ही है। उसने खजांची से कहा यार खजांची इसको हीरों का हार दे दो। खजांची ने जेब में हाथ डाला, उसके पास भी पैसे नहीं थे। बादशाह ने कहा भाई को खुदा को खौफ करो, बाबा बैठा है, जलील करा रहे हो, हम बकरी खा के बैठे हुए हैं, पैसे निकाल के दो उसे। खजांची ने कहा जी वो असल में शिकार में आपके साथ था, मैंने कहा आपकी कीमती पैसे गुम ना हो जाएं तो मैं उनको हिफाजत से महल में रख के आया था। अब बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने कहा यार ये गलत तुमने काम किया है। बाबे ने कहा तुम लोग आपस में लड़ी जा रहे हो, मुझे तो बताओ। उसने कहा जी वो पैसे कोई नहीं है। बाबा ने कहा पैसे तो मैंने चाहिए, ठीक है मेरे पैसे तो जो है ना। अब जो है वो बादशाह शर्मिंदा। बादशाह ने खड़े खड़े ना खजांची से कहा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, ये बाबा देख रहे हो, ये जैसे ही तुम्हारे पास आए बाद में, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, ये बाद में जैसे ही तुम्हारे पास आए तुमने इसको पैसे देने हैं। बाबे ने कहा मुझे भरोसा नहीं है, लिख के दें। उसने कहा ठीक है मैं बादशाह तुम खजांची को हुक्म देता हूँ कि तुमने बाबे को या बाबे के कहने पे किसी और को 3 लाख दिरहम देने हैं। ये कागज़ बनाया और ये हुक्म पे साइन किया और साइन करके खजांची को पकड़ा दिया। दोनों बाहर जाने लगे। बाबे ने कहा 1 मिनट,
आपस में खुद ही वादा किया, खुद ही हुक्म जारी किया, खुद ही से साइन किया, खुद ही कागज रख लिया और चले भी गए। कागज तो मुझे दो, ये कागज दिखा के मैंने पैसे लेने हैं ना, तो कागज लेके उसने आप कागज पकड़ लिया। जब कागज पकड़ा तो किसने हुक्म दिया हुआ है, किसको हुक्म दिया हुआ है? खजांची ने तो कंफर्म ही नहीं किया। तो बाबे ने कहा भाई खजांची तुम भी साइन करो इस पे। बादशाह ने तुम्हें हुक्म दिया, तुम साइन करो कि तुम मानते हो कि तुम 3 लाख दिरहम मुझे दोगे। तो इस दफा ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है। इस दफा इस इंस्ट्रूमेंट में 3 पार्टीज हैं। एक बंदा जिसके पैसे हैं, जिसके पास पैसे हैं, एक जिसको पैसे मिलने हैं। इसके पैसे इसके पास हैं, इसने इसे हुक्म दिया है कि तुमने इसे देने हैं। ये हुक्म है, वो प्रॉमिस था, उसमें इसने किया था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और इसमें ये इसे हुक्म दे रहा है कि तुमने उसे पैसे देने हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बात समझ आ रही है? बिल ऑफ एक्सचेंज बाय डेफिनेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, वही वाली बात जैसे पहले पढ़ी थी। राइटिंग है और अनकंडीशनल क्या है? ऑर्डर है। साइंड बाय द मेकर, मेकर साइन कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, हुक्म दे रहा है सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड और फिक्स और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम, के डिमांड पे ये खास डेफिनेट टाइम के बाद एक सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, उसको या उसके कहने पे तुमने ये पैसे देने हैं, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तकरीबन सारी बातें वही हैं, सिर्फ 2 जगह पे फर्क है। एक जगह ऑर्डर है और यहाँ पे एक बंदे को हुक्म दिया जा रहा है कि तुमने पैसे देने हैं। तो यहाँ 3 ड्रॉर, जो बिल ड्रॉ कर रहा है, जो बना रहा है, यानी कि बादशाह, हम उसे कहेंगे ड्रॉर, पर्सन हु ड्रॉज अ बिल। पेई, वो बंदा जिसको पैसे देने हैं। ड्रॉई, जिसके नाम पे ड्रॉ कर रहा है। बादशाह ने खजांची को हुक्म दिया है, तो खजांची है ड्रॉई, बादशाह है ड्रॉर और बाबा है पेई। और उसी तरह से साइन कर करके आगे बेटा, दुकानदार, सप्लायर, ये आगे से आगे फॉरवर्ड हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह से ही। अगर इसको और ड्रॉई को जब एक्सेप्ट कर लेता है वो बिल, उसको एक्सेप्टर भी कह देते हैं। यानी ड्रॉई के 2 नाम है, ड्रॉई है, लेकिन जब वो साइन करेगा तो हम उसे ड्रॉई भी, उसको एक्सेप्ट। अब इसका इंस्ट्रूमेंट की शक्ल कैसे होती है? वही 3 पार्टीज, उसी तरह से तारीख आ रही है, उसी तरह से अमाउंट आ रही है। 3 मंथ्स आफ्टर डेट, आज से 3 महीने बाद XYZ को पे करो और टू ऑर्डर सम ऑफ इतने, और ABC ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब है ABC को हुक्म दिया गया कि तुमने XYZ को पेमेंट करनी है, तो ABC के नाम पे बनेगा, ABC इसको साइन करेगा, साइन करने वाला ड्रॉर है, और ये कागज पकड़ा किसको देंगे? पेई को दे देंगे। पेई ये कागज आके दिखाएगा किसको? ड्रॉई को, और ड्रॉई से पैसे मांग लेगा। अगर ड्रॉई ने पैसे ना दिए तो फिर ड्रॉर के पास जाएगा शिकायत करते हुए कि मेरा ये बिल डिसऑनर हो गया है, उस बंदे ने इनकार कर दिया है। प्रॉमिस नोट में तो डायरेक्ट उसी के पास आता था ना जिससे पैसे मांगने होते थे, और बिल ऑफ एक्सचेंज में पहले ड्रॉई के पास आएगा। अगर ड्रॉई पैसे नहीं देगा तो फिर सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी है? ड्रॉर की, फिर वो उसके पास जाएगा। अब इसके एसेंशियल, IKF की किताब ने इसके एसेंशियल में वही बातें कॉपी पेस्ट की हैं, तो मैंने सिर्फ इसमें हेडिंग की है। इसके एसेंशियल ये भी, ये ऑर्डर टू पे है, रिक्वेस्ट नहीं, प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। डेफिनेट अनकंडीशनल है, उसी तरह से सम पेबल सर्टेन होना चाहिए। साइन बाय ड्रॉर एंड ड्रॉई, वो था साइन बाय मेकर, साइन बाय ड्रॉर एंड ड्रॉई, पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर। तो 2 फर्क आए, ये साइन का फर्क आ गया और ऑर्डर का फर्क आ गया। बाकी सारी चीजें तकरीबन वही हैं। ये भी उसी तरह से टाइम भी हो सकता है, ये भी उसी तरह से डिमांड भी हो सकता है, ये भी उसी तरह से ऑर्डर भी हो सकता है, ये भी उसी तरह से बेयरर भी हो सकता है, जिसके पास हो उसका। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में भी तकरीबन ऐसे चल रहा होता है। अब अगर हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के फर्क देखने की कोशिश करें, 1 अगर ऑफ कर दें, जज़ाकल्लाह, इन दोनों के फर्क देखने की कोशिश करें, तो प्रॉमिस नोट में 2 पार्टीज हैं और यहाँ 3 पार्टीज हैं। प्रॉमिस नोट पेई को नहीं दिया जा सकता, यानी कि मेकर और पेई सेम नहीं हो सकते। एक बंदा ये नहीं कह सकता मैंने अपने आप को पैसे देने हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है बादशाह को कभी पैसों की जरूरत हो तो बादशाह खजांची से कहे, मैं बादशाह तुम खजांची को हुक्म देता हूँ कि तुम मुझे ला के पैसे दे दो। तो ड्रॉर और पेई सेम हो सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन प्रॉमिस नोट में मेकर और पेई सेम नहीं हो सकते। प्रॉमिस है वहां एक्सेप्टेंस, इधर कोई एक्सेप्ट नहीं, किसी तीसरे बंदे ने एक्सेप्ट नहीं करना, जबकि वहां ड्रॉई उसे एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो कारआमद होगा। ऑफ लायबिलिटी यहाँ प्राइमरी है, प्रॉमिसरी नोट में जिम्मेदारी है, उसी ने डायरेक्टली पैसे देने हैं, जबकि लायबिलिटी ड्रॉर की यहाँ क्या है? सेकेंडरी और कंडीशनल है। जब एक्सेप्टर ऑनर नहीं करेगा, इनकार कर देगा, तभी इसकी जिम्मेदारी होगी।
मेकर पोजीशन या मेकर इमीडिएट रिलेशन में पेई के साथ बादशाह और बाबे का डायरेक्ट रिश्ता है, जबकि वहां बादशाह और खजांची का रिश्ता है, या खजांची और बादशाह और आपस में नहीं है। आखिरी चीज नोटिस ऑफ डिसऑनर। प्रोमिसरी नोट अगर इनकार हो जाएगा तो आप किसी को शिकायत नहीं लगा सकते, क्योंकि बाबे ने बादशाह को आकर कागज दिया और बादशाह ने इनकार कर दिया, अब किसके पास जाएं शिकायत लेके। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर खजांची इनकार कर दे, इसको हम कहते हैं नोटिस ऑफ डिसऑनर, कि अगर एक बंदे ने पैसे नहीं दिए तो आप ढूंढें असल बंदे को और उसको जाके कह दें कि मुझे पैसे दो, तो यहाँ नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया जाएगा। और यहाँ नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं देंगे, चूंकि जिसको शिकायत करेंगे उसी ने ही तो आपके साथ जुल्म किया है। ये बात समझ आई। अब जब हम इस रिलेशन को समझ लेते हैं कि इस बंदे के पास इस बंदे के पड़े और इसने इसको देने हैं, तो अगर इस बंदे की जगह हम बैंक को लाके फिट कर दें, इस बंदे के पैसे बैंक में पड़े हैं और वो बैंक को कह रहा है कि तुमने उसको पैसे देने हैं, तो गौर से देखें तो चेक यही तो होता है। तो चेक किसे कहते हैं? चेक के ऊपर आगे पूरा चैप्टर तो है, लेकिन अब चूंकि ये हमें दोनों इंस्ट्रूमेंट समझ आ गए हैं तो मैं तीसरा भी लगे हाथों समझा दूं। चेक किसे कहते हैं? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। लो जी, बात ही खत्म कर दी उन्होंने। चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, एक खास बैंकर पे ड्रॉ होगा। इसका मतलब चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है और इसमें ड्रॉई हमेशा कौन होगा? बैंकर। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। देन डिमांड ये नहीं हो सकता। याद है हमने वहां क्या कहा था? वो टाइम भी हो सकता है, डिमांड भी, लेकिन चेक डिमांड से हटके कुछ नहीं होगा। यानी कि चेक हमेशा डिमांड होगा, लिखा होगा कि हाँ भाई इसको पैसे दे दो, ये नहीं लिखा होगा आज से 10 दिन बाद इसको पैसे दे दो। तो चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें दो खास बातें हैं, इसमें ड्रॉई हमेशा बैंक होगा और ये हमेशा ऑन डिमांड होगा। ये बात चैप्टर 15 में हम 15 की कर रहे हैं, लेकिन मैं 14-15 को जोड़ के बेसिकली इस वक्त इंस्ट्रूमेंट तीनों तरह के हमारी ग्रिप में आ जाएंगे। ये बात समझ आई? ड्रॉर कौन है? जो चेक बना रहा है। ड्रॉई कौन है? वो बैंक। और पेई जिसको पैसे मिलने। तो तकरीबन इसका फॉर्मेट इस तरह का होता है, एक बंदा उसका बैंक, यहाँ बैंक की तरफ से आपको एक चेक मिलता है, तो बैंक के साइन नहीं लेकिन उसके अलग से स्टैंप और वो सारी चीज़ें उस पर आ रही होती हैं। तो आप इसमें लिख देते हैं पे फलाना और बेयरर, यहाँ इंग्लिश में रुपीज़ लिख देते हैं या मैथमेटिकल नंबर्स में लिख देते हैं और यहाँ आप साइन कर देते हैं, ऊपर तारीख आ रही होती है। तो उसमें ये ऑप्शन नहीं होती कि आज से इतने दिन बाद या इस तरह से करके, जो तारीख आपने यहाँ पे लिखी है उसी तारीख पे ये डिमांड होगा और उसी तारीख पे ये वाजिबुल अदा हो जाएगा। बात समझ आई जी? क्या चीज़? क्या स्पेसिमन आ सकता है? आई के अपने एक आध दफ़ा ऐसी हरकत की है कि आपको स्पेसिमन देके कहा कि ज़रा पहचानो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, और एक दफ़ा थोड़ा सा डाटा देके कहा आप अजम्पशन लेके अगर स्पेसिमन बना दो क्या ही बात है। तो मूड पे डिपेंड करता है वो किस मूड में बैठे हैं। तो इस चैप्टर से होते ज़्यादातर क्रैमिंग बेस्ड सवाल हैं, लेकिन इसका वो मिजाज नहीं है जो चैप्टर 1 का, 15 का, 16, 17, 18 वहाँ से हमेशा क्रैमिंग है। यहाँ थोड़े से मूड में बैठे हो तो वो चीज़ें डिफरेंट कर सकते हैं। तो इनको एक दफ़ा ज़रा पहचान लेने, इंस्ट्रूमेंट्स की शक्लें देख लेनी है, तो थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। क्या बात समझ आई? तो फिर इसके क्या एसेंशियल्स हैं? उसी तरह से इन राइटिंग, उसी तरह से ऑर्डर टू पे, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, सर्टेन सम, अमाउंट, साइन बाय ड्रॉर, सर्टेन पार्टीज। ड्रॉर और ड्रॉई दोनों साइन, ड्रॉई का स्टैंप पे आ रही हैं, ड्रॉई की ही तो चेकबुक है। दो नई बातें, ये हमेशा बैंकर पे होगा और ये हमेशा ऑन डिमांड होगा। तो चेक में स्पेसिफिकली हमें ये चीज़ें खास तौर पे नजर आई। क्या हमें ये तीनों इंस्ट्रूमेंट समझ आ गए? अगर तीनों इंस्ट्रूमेंट समझ आ गए तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। किताब ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। बात समझ आई? तो ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है। 1 ऑन कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और बेयरर। और इसकी पोजेशन, यानी कि अगर आप ये किसी को देना चाह रहे हैं तो आप इसकी पोजेशन एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में एक बंदे से दूसरे को दे सकते हैं। यानी आपने कागज बना दिया, कागज बनाने के बाद आप क्या करें? कागज फिजिकली हैंड ओवर कर दें या अगले बंदे से कहें ये कागज पड़ा हुआ है तुम उठा लेना। आप एक्चुअल में डिलीवर कर दें या कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक डिलीवरी कर दें कि आप कहें भाई मैंने तुम्हारे लिए रख दिया, तुम जाते जाते ले जाना। मैं एक चेक लिखूं और यहाँ रख दूं और मैं कहूँ भाई जाते हुए आप जो है वो चेक उठा के ले जाइएगा।
तो ये मेरी तरफ से डिलीवर हो गया चेक, और एक है मैं चेक लिख के हैंड ओवर कर दूं। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं ये इन हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक, चाहे ऑर्डर हो चाहे, ये ऑर्डर क्या होता है, बेरर क्या होता है? ऑर्डर जिसके नाम पे लिखा हुआ है और बेरर जिसके हाथ में होगा। तो आप अगर उसे ब्लैंक छोड़ दें, लास्ट साइन करके और नाम ना लिखें किसी का, तो वो बेरर बन जाता है, जिसके हाथ में होगा वो ले जा सकता है। और अगर आप किसी का नाम लिख देंगे साइन करते हुए तो वो ऑर्डर बन जाएगा, फिर वो बंदा या उसके कहने पे कोई और आके ले जा सकता है। अब वो जो इंट्रोडक्शन नहीं होता हर लॉ का, जैसे हम पिछले लॉज में देख रहे थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है वो पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, और ये 1 डे ऑफ मार्च 1882 को एप्लीकेबल हो गया था। और ये सेक्शन 24 और सेक्शन 35 और स्टेट बैंक के खिलाफ नहीं जाता। स्टेट बैंक के 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो कि इस लॉ से क्लैश करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई अगर हमारा आपसे क्लैश आ जाए तो आप बड़े अंकल हैं, एसबीपी हैं, हम आपके साथ क्लैश बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपका एहतराम करेंगे, जब क्लैश आएगा हम आपकी सुनेंगे, हम अपनी नहीं सुनाएंगे। दिस एक्ट शैल प्रिवेल रिगार्डलेस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट। आदतें जो मर्जी बनी हुई हो लोगों की, मार्केट में जो मर्जी रूटीन बन रही हो, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे इस एक्ट को। अगर इस एक्ट ने कहा है चेक हमेशा डिमांड होता है, तो हम धक्के से चेक को टाइम नहीं बनाएंगे। हो सकता है हम कहें जी पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि लोग महीने बाद का चेक लिख के दे देते हैं, तो ये रिवायत बन गई है, लेकिन लॉ इसको नहीं मानता। लॉ करेंगे रिगार्डलेस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम, कोई भी तौर तरीके या रवायात जो उससे डिफरेंट है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंट ये 3 तरह के, और ट्रांसफर बाय डिलीवरी, यानी कि इस पेज पे उन्होंने कुछ बेसिक्स बताने की कोशिश की। क्या यहां तक बात समझ आई है? अब हमें बहुत सारी बातें समझ आ गई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, किस तरह के हैं, क्या किस्म है। एक कॉन्सेप्ट अब हमने समझना है एंडोर्समेंट, और उससे सारी चीज़ कवर हो जाएगी। ये एंडोर्समेंट हमने कई दफ़ा होते हुए देखी, लेकिन हमें अभी इस वर्ड का नहीं पता। वो जो कागज़ पे बाबे ने साइन करके बेटे का नाम लिखा था, इसे एंडोर्समेंट कहते हैं। वो जो बेटे ने साइन करके दुकानदार का नाम लिखा था, एंडोर्समेंट है। दुकानदार ने साइन करके सप्लायर का नाम लिखा, सप्लायर साइन कर देता किसी का नाम ना लिखता तो भी एंडोर्समेंट होती है। एक होती है ब्लैंक एंडोर्समेंट, जिसमें आप साइन कर देते हैं किसी एड्रेसी, किसी मुखातिब को नहीं बताते, तो फिर वो कागज़ जिसके हाथ में होगा वो जाके कागज़ दिखा के पैसे ले लेगा, बेरर बन जाएगा। लेकिन अगर आप साइन करके किसी का नाम लिख देंगे तो वो ऑर्डर बन जाएगा। अब ये साइन कहाँ करने होते हैं? आपने सामने करने होते हैं। अगर सामने जगह ख़त्म हो जाए आप बैक साइड पे चले जाते हैं। अगर सामने और बैक साइड दोनों तरफ साइन कर करके आपने वो कागज़ बिल्कुल ही भर दिया है, तो आप एक अलग कागज़ उसके साथ अटैच कर सकते हैं, वो भर के एक और कागज़ अटैच कर सकते हैं, या एक और नए स्टैम्प पेपर को लाके गवर्नमेंट के उसके ऊपर लिख सकते हैं कि वो वाला बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ से दोबारा स्टार्ट होगा, और आप उसको कर सकते हैं। कहने का मतलब है अनलिमिटेड टाइम्स आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो किताब से पूछें तो इस हरकत को एंडोर्समेंट कहते हैं। 1 ऑफ अगर कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। When maker और होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम, जब भी मेकर या होल्डर जिसके पास दरमियान में वो साइन करता है, अदरवाइज देन एट सच मेकर से हट के बाद में जो भी साइन करता है फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन, उसको आगे फॉरवर्ड करने की नीयत से। नेगोशिएशन किसे कहते हैं? जब आप किसी को वो चीज फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। ऑन द बैक और फेस और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर नेक्स्ट टू इट देयर टू, बैक पे या फ्रंट पे या एक स्लिप ऑफ पेपर जो उसके साथ अटैच हुआ उस पर साइन करता है। और सो साइन फॉर द सेम पर्पज स्टैम्प पेपर, या किसी और स्टैम्प पेपर को इरादे से साइन करता है, इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ही इज सेड टू एंडोर्स द सेम एंड इज कॉल्ड द, उसने जो साइन किया उसको एंडोर्सर कहेंगे, जो उसने साइन किया उस हरकत को एंडोर्समेंट कहेंगे। तो उस बंदे ने उस कागज को एंडोर्स करके आगे के बंदे को फॉरवर्ड कर दिया। किताब को लगा कि डेफिनेशन से बात नहीं समझ आई, उन्होंने कहा हम आपको एसेंशियल्स बताते हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट, इट मस्ट बी ऑन इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हो, अगर कोई स्पेस ना हो तो बैक पे हो, और अगर और जगह ना हो तो स्लिप ऑफ पेपर पे हो जाए। साइन करेगा एंडोर्सर, ये कह नहीं देगा कि फलाना को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, साइन करके फॉरवर्ड करने होंगे। नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज नेसेसरी फॉर एंडोर्समेंट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, साइन करके नाम भी लिख दें तो काफ़ी है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं कि मैंने ये बादशाह से लिया था, मैं चाहता हूँ कि अगले बंदे को फॉरवर्ड कर दूँ, नहीं, सिर्फ साइन करें, अगले का नाम लिखें, ट्रांसफर हो जाएगा। इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, साइन किया और जेब में डाल लिया, एंडोर्समेंट नहीं हुई, साइन करना है और डिलीवर कर देना है।
निगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट मस्ट बी ऑफ एंटायर इंस्ट्रूमेंट, पूरे इंस्ट्रूमेंट को करना है। आप ये देखिए उसने 2 लाख का सामान खरीदा था, तो 2 लाख उसने ऐसा नहीं किया था इसमें से 2 लाख में तुम्हें एंडोर्स करता हूँ, एंडोर्समेंट पूरे इंस्ट्रूमेंट की होनी है, पूरा 3 लाख ही एंडोर्स करना पड़ेगा। ये आधा इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स नहीं हो सकता, या पूरा एंडोर्स होगा या पूरा एंडोर्स नहीं होगा। क्या एंडोर्समेंट समझ आ रही है? अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने कहा कि 3 तरह के होते हैं, यानी अगर हम देखें कि इनकी क्या कैटेगरीज हैं तो ये 3 तरह के हैं। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। ये ऑपरेशन के हिसाब से कितनी तरह के हैं, यानी कि ये दिखते कितनी तरह के हैं, तो उसकी कुछ और कैटेगरीज हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बेयरर इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये किस तरह से काम करेंगे उस हवाले हुए हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा भला? जिस पे लिखा होगा कि फलाना को, विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जो वैसे पेबल होगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, कि हाँ भाई ये इस तरह से पेबल होगा, पेबल टू ऑर्डर। विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स विच प्रोहिबिट ट्रांसफर, ये इंडिकेट इंटेंशन की ट्रांसफरेबल नहीं होगा। जिसपे किसी का नाम लिखा हो और ऐसा ना लिखा हो कि ये आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो क्या बन जाएगा? ये जो बादशाह ने बनाया था ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है? जिसपे किसी का नाम लिखा हो कि हाँ ये इस बंदे को मिलेगा। बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या है? विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, इधर भी लिखा था सो पेबल, इधर भी। ये सो का क्या मतलब है? विच इज एक्सप्रेस टू बी वैसे पेबल। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू ऑर्डर, और बेयरर इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू बी, जिसपे लिखा हो कि ये पेबल टू बेयरर है। बादशाह लिख देता कि ये कागज जिसके हाथ में होगा उसको पैसे मिलेंगे, तो वो क्या बन जाता? जिसपे लास्ट एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट इन, आखिरी एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो। ये क्या है? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, साइन कर देते हैं, नाम नहीं लिखते। इंस्ट्रूमेंट इनलैंड भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की पहचान है कि वो पाकिस्तान में बना होता है, मेड इन पाकिस्तान। एक इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में बना और पाकिस्तान में फॉरवर्ड हुआ, इनलैंड। पाकिस्तान में बना, पाकिस्तान से बाहर फॉरवर्ड हुआ, तो भी इनलैंड। पाकिस्तान में बना, पाकिस्तानी बंदे को मिला, वो बाहर ले गया, तो भी इनलैंड। बाहर बना और पाकिस्तान आ गया, फॉरेन। तो मेड इन पाकिस्तान शर्त है। मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो मेड पेबल इन पाकिस्तान, वो भी इनलैंड है। मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान ऑल्दो इट मे बी पेबल इन, पेबल चाहे दूसरे मुल्क में हो, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में बना है, इनलैंड है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रिमेन इनलैंड इवन इफ इट इज बीन एंडोर्स्ड इन अ, चाहे फॉरेन कंट्री में फॉरवर्ड भी हो जाए, जो पाकिस्तान बना है वो इनलैंड कहलाएगा, और जो पाकिस्तान से बाहर बनेगा वो फॉरेन। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज डीम्ड टू बी फॉरेन, समझा जाएगा कि वो क्या है? फॉरेन। तो हम इस चैप्टर में जिस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ रहे हैं वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। हमारी एजम्पशन ये है सिक्का राइजुल वक्त पाकिस्तानी रुपए में पैसे दिए जाएंगे, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर बेयरर समझ आया, इनलैंड फॉरेन समझ आया। फिर एक और कैटेगरी डिमांड भी हो सकता है, और याद हमने क्या कहा था कि इस पर टाइम भी लिखा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर अ फिक्स टाइम और स्पेसिफिक डेट, एक खास टाइम या डेट गुजरने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट पेबल है वो क्या कहलाएगा? टाइम। चेक कैन नॉट बी अ, चेक हमेशा डिमांड होगा, वो टाइम नहीं होगा। प्रॉमिस नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम बन जाएंगे जब उस पर क्या लिखा हो, कोई खास टाइम पीरियड के बाद लिखा हो, कोई खास दिन लिखा हो, सर्टेन डेट आफ्टर साइट, उस पर लिखा हो कि तुम मुझे कागज दिखाना, कागज देखने के 2 दिन बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो भी वो टाइम है। और ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, फॉर एग्जाम्पल डेथ, बार बार याद करा रहे हैं। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई टाइम, मुद्दत, वक्त तय हुआ हो। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या है? जिसमें मुद्दत ना हो। द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, वो क्या बन जाएगा? चेक हमेशा क्या होगा? प्रॉमिस नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड कब होंगे? व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो, जब उस पर लिखा होगा कि वो डिमांड है। इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल एट साइट, उस पर अगर लिखा हो एट साइट, दिखाओगे तो पैसे मिलेंगे। प्रेजेंटमेंट लिखा हो या ऑन डिमांड, इनमें से कुछ भी लिखा हो जिससे नजर आ रहा है कि भाई कागज दिखाने पे पैसे मिलेंगे, तो वो डिमांड बन जाएगा। और अगर कोई टाइम, कंडीशन इस तरह की चीज हो तो टाइम इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अगर कोई टाइम नहीं लिखा तो भी डिमांड है। या बिल और नोट एक्सेप्टेड और एंडोर्स आफ्टर इट इज ओवर ड्यू, टाइम लिखा था आज से 3 महीने बाद पेमेंट होगी, 3 महीने गुजर गए, कागज अभी भी हाथ में है। अब ये कागज जिसको देंगे वो फौरी जाके पैसे ले सकता है,
तो जब वो टाइम पूरा हो गया तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट भी क्या बन जाएगा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। क्या ये बात समझ आ रही है? इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप्स हमें समझ आई। किताब में थोड़ा आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताना चाह रही है। उन्हें लगा कि आपको अभी भी नहीं समझ आया। उन्होंने कहा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये पेबल टू ऑर्डर या बेयरर होते हैं। अभी मैं दोबारा वहाँ चला गया जहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन थी और उसके नीचे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मैं उस तरतीब से लेके चल रहा हूँ कि हमें एक वो थीम समझ आ जाए। बाद में चैप्टर आप जिस मर्जी तरतीब से देखें, लेकिन जब गेम समझ आ जाए तो फिर आप जहाँ से भी उठा के देखेंगे तो एक जैसे अल्फाज नजर आएंगे। तो लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं इन अल्फाज से, ये सारी चीज़ों से, लेकिन अगर कहानी आपके जहन में है तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको बात समझ आ गई होगी। क्या बात समझ आ रही है या मैं अकेले ही खुश हो जा रहा हूँ? बात समझ आई है। पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर किसे कहते हैं? विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, वही पुरानी बात। एक एग्जांपल दिया, क्रॉस चेक अकाउंट पे कैन हाउएवर बी स्टिल नेगोशिएटेड फर्दर। अभी क्रॉस चेक क्या होता है, चेक के चैप्टर में जाके पढ़ना है, तो इस वाली लाइन को फिलहाल मैं नहीं डिस्कस कर रहा। पेबल टू बेयर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और ऑन विच द लास्ट और ओनली एंडोर्समेंट इन इन्होंने कहा वहां से थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, वहां 2 लाइनों में बताया हुआ था, यहाँ 1 लाइन में बता दिया, वही सारी बात। पे टू ए और बेयरर या पे बेयरर, ये इस तरह से। तो ये दोनों बातें वो हैं जो हमें पहले से पता थी, तो ये दोबारा देखने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड पेबल टू 2 और मोर पर्सन जॉइंटली और अल्टरनेटिव। तो हम कहते हैं इसमें पार्टीज लिखी होनी चाहिए, ये एक से ज्यादा पार्टीज को भी पेबल बन सकता है। यानी बादशाह कहे मैं तुम बाबे और तुम्हारे बेटे को पैसे दूंगा, या कह दे तुम बाबे या तुम्हारे बेटे को पैसे दूंगा। ये जॉइंटली भी हो सकता है और अल्टरनेटिव में भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि पेबल टू आजम एंड बाबर या पेबल टू आजम और बाबर। ये बात समझ आई? यहाँ एक एक्सेप्शन है जो कि जिसका चैप्टर की लॉजिक से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल एक्सेप्शन है तो हमें पढ़नी पड़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कानून है उसमें सेक्शन 35 याद है, इसमें लिखा था हम 24 और 35 सेक्शन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। उसने एक मुमानियत की है जो आईकेप चाहता है कि आप याद रखें। वो क्या मना किया उसने? भूल जाए इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कह दिया खबरदार प्रोमिसरी नोट जिंदगी में पहली दफा बनाएंगे तो पेबल टू बेयरर नहीं बनाना। प्रोमिसरी नोट एट द वेरी स्टार्ट आपने पेबल टू बेयरर नहीं बनाना। हालांकि हमने क्या पढ़ा था, प्रोमिसरी नोट ऑर्डर भी हो सकता है, बेयर भी हो सकता है। इन्होंने मना कर दिया। स्टेट बैंक ने कह दिया पाकिस्तान में गवर्नमेंट के अलावा कोई भी अगर प्रोमिसरी नोट बनाएगा तो पहली दफा जब बनाएगा तो आपको कोई ना कोई पेई लिखना होगा, बेयरर उसे नहीं बना सकते। गवर्नमेंट बना सकती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, बेयरर बॉन्ड्स होते हैं, तो गवर्नमेंट बना सकती है, हम नहीं कर सकते। अच्छा, और क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज पहले ही दिन पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं बना सकते। आप पेबल बेयरर बना सकते हैं, डिमांड भी बना सकते हैं, लेकिन पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड पहले ही दिन नहीं बना सकते। 2 चीज़ें उन्होंने मना कर दी हैं, इनका हमने ख्याल रखना है। क्लियर? तो प्रॉमिस नोट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल्स क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर 1 ये पेबल टू ऑर्डर या बेयरर होता है, उसकी हमने कोई एक आध एक्सेप्शन पढ़ी। दूसरा ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को जस्ट डिलीवर करने से हो जाएगा अगर पेबल टू बेयरर है। अगर बेयरर है, एक बंदा दूसरे को दे दे, ट्रांसफर हो गया। और अगर पेबल टू ऑर्डर होगा तो फिर क्या होगा? एंडोर्समेंट एंड डिलीवर, फिर साइन करना होगा, फिर डिलीवर करना होगा। तो ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है, एक बंदा दूसरे को बड़े आसानी से इसे ट्रांसफर कर सकता है। ये बात समझ आई? फिर तीसरी बात लिखिए, टाइटल ऑफ होल्डर इन होल्ड इन ड्यू कोर्स का टाइटल साफ होता है। अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स एक अलग वैरायटी है, ये अब हमें समझना पड़ेगा कि ये भाई साहब कौन होते हैं। क्या यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? किताब आगे बढ़ती है जी, 1 अगर ऑन कर दें, जज़ाकल्लाह। किताब आगे बढ़ती है और पार्टीज बताना शुरू कर देती है। मेरा एक सवाल है, क्या हमें बाबे की कहानी समझ आई है? सीजन 2 समझ आया है? हमें प्रॉमिसरी नोट सही से समझ आ गया कि क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पता लग गया है, और इनको हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, बेयरर भी कह सकते हैं, किस तरह से वो भी समझ आ गया। टाइम डिमांड भी समझ आ गया, पाकिस्तान का बाहर का भी इंस्ट्रूमेंट समझ आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर समझ आ गया तब आपके लिए याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब हम तकरीबन इख्तितामी बातों की तरफ आते हैं। पार्टीज कौन सी हैं इसमें? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन सी पार्टीज आती हैं? असल में होता पता क्या है, आईके अपने जब चैप्टर बनाया ना, तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, फिर नीचे लिखी हुई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर लिखी हुई है उसकी पार्टीज, और जब सब कुछ खत्म कर देते हैं तो फिर अगला यूनिट होता है आओ बताएं प्रॉमिसरी नोट किसे कहते हैं।
तो पीछे आप बगैर एक कागज समझे खाम खा हवा में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैं इसकी तरतीब डिफरेंट रखता हूँ। हम पहले प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और इंस्ट्रूमेंट को समझ लेते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप समझ लेते हैं, तो बाद में हमारे लिए बाकी सारी बातें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो किताब हमें समझाना चाह रही है पार्टीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। वो कहते हैं एक मेकर होता है। आपका हासा निकल गया, आपने कहा बड़ी देर कर दी बताते बताते। भाईजान मुझे पता है, प्रॉमिसरी नोट बनाने वाले को तो एक पेई होता है जिसको पैसे देने होते हैं, तो एक ड्रॉअर होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है या चेक बनाता है, तो एक ड्रॉई होता है जिसके नाम पे बनता है, तो एक एक्सेप्टर होता है। वही ड्रॉई जब था तो वो, तो ये सारी पार्टीज तो आपको पहले से पता है। दो और पार्टीज वो आपको बता रहे हैं, एक होल्डर होता है और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। होल्डर कैसे कहेंगे? ये जो बीच में दुकानदार आया था, ये जो सप्लायर आया था, ये जो बेटा आया था, ये पेई तो नहीं थे, पेई तो बाबा था। ये जो दरमियान में लोग आए और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा, इन्हें क्या कहेंगे? होल्डर। होल्डर किसे कहते हैं? होल्डर उसे कहते हैं जिसका हक है उस इंस्ट्रूमेंट पे, उसने उस इंस्ट्रूमेंट के बदले किसी से पैसे लेने हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट छीन के ले जाए वो होल्डर नहीं बनेगा। मैं एक चेक यहाँ रखूं और एक बंदा जाते जाते भागते हुए उसे पकड़ के ले जाए और हम उसे पूछे तुम कौन हो, कहे मैंने होल्ड किया हुआ तो मैं होल्डर हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट जो होल्ड करता है वो हमेशा होल्डर नहीं है। वो जो इंस्ट्रूमेंट होल्ड करता है और वो हक रखता है उस इंस्ट्रूमेंट पे, वो क्या कहलाएगा? होल्डर। तो बेयरर में जिसके हाथ में है वो होल्डर, क्योंकि बेयरर में तो कोई मुख्तस नहीं होता, बेयरर तो जिसके उसका। तो जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम लिखा होगा वो उसका होल्डर होगा। तो होल्डर के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि बेयरर में उसके पास पोजेशन हो और ऑर्डर में उसके नाम पे हो। दूसरा, उसको ट्रांसफर किया गया हो। कागज पे लिख के अपनी जेब में डाल दिया तो अगला बंदा होल्डर नहीं बनेगा। होल्डर वो है जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है और वो लीगल हक भी रखता है उस इंस्ट्रूमेंट पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? होल्डर। किताब से पूछते हैं, अ पर्सन इज कॉल्ड होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ ही सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाएं, क्या? ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज नाम से पोजेशन एंड must be entitled to receive या recover the amount due on the instrument from the parties liable in the instrument। वो हक रखता हो कि वो उस कागज को दिखा के पैसे ले सकता हो, वो क्या लाएगा? होल्डर। तो होल्डर मींस बेयरर ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट एंड एंडोर्सी या पेई ऑफ द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। फिर किताब नीचे एक छोटा सा नोट देती है जो बहुत जरूरी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर किसी भी वक्त कोई इंस्ट्रूमेंट गुम हुआ तो जिसका सबसे एंड पे नाम लिखा हुआ आया था, हम समझेंगे कि इस वक्त वही होल्डर होगा, उसी के पास पड़ा हुआ होगा। होल्डर समझ आया? एक बड़ा एडवांस किस्म का होल्डर होता है, उसे हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर समझ आ गया? होल्डर वो शख्स है जो लीगली हक रखता है इंस्ट्रूमेंट होल्ड करने का और जो कागज दिखा के पैसे ले सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स इंतहाई मासूम किस्म के होल्डर को कहते हैं। कैसे? मासूम होल्डर को, जो होल्डर तो है लेकिन शरीफ भी है। होल्डर हो सकता है उसे पता हो पीछे किसी गड़बड़ का, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स उसे कहेंगे जिसको पीछे किसी गड़बड़ का ना पता हो। ये भाई को मैंने पैसे देने थे, इन्होंने मेरे से पैसे लेने थे, मैंने इनसे बकरी खरीदी थी और मैंने इनको पैसे नहीं दिए थे। अब मैंने इनको एक चेक देना है। एक जगह से मैंने चेक चोरी किया और आके मैंने इनसे कहा कि भाई तुम्हारी मैंने पेमेंट करनी थी, मैं एक जगह से चेक चोरी कर लाया हूँ तो तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। इनको जो पेमेंट कर रहा हूँ वो तो मैं जेन्युइन पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने इनको पेमेंट करनी है, इन्होंने मेरे से पैसे लेने हैं, मैंने इन्हें चेक दिया, इन्होंने चेक वसूल पाया और जाके पेमेंट ले ली। ये होल्डर तो हैं, ये हक रखते थे मेरे से पैसे लेने का। लेकिन ये मासूम होल्डर नहीं है, इन्हें पता है कि कागज के टाइटल में मसला है, ओनरशिप में मसला है, पीछे से चोरी शुदा होकर आ रहा है, गड़बड़ शुदा होकर आ रहा है। तो ये होल्डर है लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये आगे किसी और को भी कागज फॉरवर्ड करेंगे तो उस बंदे को भी कागज की ओनरशिप खराब मिलेगी। कल को पुलिस पकड़ेगी तो मुझे भी पकड़ेगी, इन्हें भी पकड़ेगी और उस तीसरे बंदे को भी पकड़ेगी। लेकिन अगर ये मासूम होते, होल्डर इन ड्यू कोर्स होते, मैं कहीं से चोरी करके लाया हूँ, इन्हें नहीं पता, इन्होंने कहा सर पैसे दे दे, मैंने इन्हें कागज दे दिया, ये होल्डर भी हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी हैं। ये जब आगे किसी को फॉरवर्ड करेंगे तो कागज साफ होगा, इनके हाथ में भी कागज साफ है लेकिन मेरे पास वो कागज खराब था। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होता ही है कि हर कोई कहाँ तहकीक करता फिरेगा। तो रूल ये है कि अगर एक बंदा होल्डर बने और उसे ना पता हो कि इसमें पीछे कोई गड़बड़ हुई है तो उस बंदे को जो ओनरशिप मिलती है वो क्लीन मिलती है और वो आगे भी जो फॉरवर्ड करता है। तो अगर एक ख़राब इंस्ट्रूमेंट आ रहा है और एक मासूम आदमी के हाथ में आएगा तो वो खुद ब खुद
साफ हो जाएगा। तो होल्ड इन ड्यू कोर्स का टाइटल हमेशा साफ होता है, लेकिन होल्डर का टाइटल साफ भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अगर होल्डर को पता है गड़बड़ का तो खराब टाइटल मिलेगा, अगर होल्डर को नहीं पता गड़बड़ का, जिस होल्डर को गड़बड़ का नहीं पता होता उसे कहते हैं होल्ड इन ड्यू कोर्स, और जिसे पता होता है वो होल्डर है लेकिन होल्ड इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर भी हक रखता है, होल्ड इन ड्यू कोर्स भी हक रखता है, लेकिन होल्डर को अगर पता है पीछे गड़बड़ का तो उसे ये जरूर पता है कि इंस्ट्रूमेंट है गलत, और वो आगे जिसको फॉरवर्ड कर रहा है वो भी गलत है। लेकिन होल्ड इन ड्यू कोर्स को पता है कि मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो साफ है और मैं आगे जिसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बात समझ आई? किताब से पूछते हैं होल्ड इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं। वन ऑफ कर दीजिएगा जरा। होल्ड इन ड्यू कोर्स, एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोजेसर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू बेयरर। अगर पेबल टू बेयरर था तो जो पोजेसर बन जाए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का, वो क्या कहलाएगा? होल्ड इन ड्यू कोर्स। और पेई एंडोर्सी बन जाएगा अगर पेबल टू ऑर्डर बिफोर इट बिकम ओवर ड्यू। दो नई बातें पता लगी, कंसिडरेशन के लिए ले और ओवर ड्यू होने से पहले, अगर उस पर टाइम मेंशन है तो टाइम खत्म होने से पहले पहले उसके पास आए, विदाउट नोटिस, नहीं पता दैट टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम ही डिराइव्ड हिज ओन टाइटल वाज, वो मासूम आदमी जिसे नहीं पता कि जिससे उसने टाइटल डिराइव किया उसके पास साफ टाइटल नहीं है, तो ये मासूम आदमी क्या कहलाएगा? होल्ड इन ड्यू कोर्स। टाइटल ऑफ पर्सन तब डिफेक्टिव होता है जब वो हक नहीं रखता इंस्ट्रूमेंट लेने का। मैंने अगर चोरी की है चेक तो मेरा डिफेक्टिव टाइटल है, मेरा हक नहीं था, मैंने चोरी कर लिया। लेकिन इनका हक था, इन्होंने चोरी नहीं किया और मैंने इन्हें फॉरवर्ड किया, और अगर मैंने इन्हें फॉरवर्ड करके नहीं बताया और इन्हें नहीं पता तो होल्ड इन ड्यू कोर्स है, इनको साफ चेक मिला, ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे, पुलिस इन्हें नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर इनको पता है तो पुलिस मुझे भी पकड़ सकती है, इन्हें भी पकड़ सकती है। इन्होंने आगे जिसको फॉरवर्ड किया बता के कि ये गड़बड़ वाला है उसे भी। तो होल्ड इन ड्यू कोर्स समझ आया? किताब को लगा नहीं समझ आया, उन्होंने कहा हम इसके एसेंशियल्स बताते हैं। कोई बंदा होल्ड इन ड्यू कोर्स तब बनता है जब वो होल्डर हो, नंबर 1। नंबर 2, लॉफुल एडिक्वेट कंसिडरेशन होनी चाहिए प्रॉपर। नंबर 3, मैच्योरिटी से पहले पहले, टाइम उसका पूरा होने से पहले पहले इस तक आया हो। इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट और रेगुलर हो। हर बंदे की ड्यूटी है कि देखिएगा उस पर साइन शाइन ठप्पे शप्पे वगैरह सारा कुछ सही है। ही शुड टेक द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस, कोई गड़बड़ ना हुई हो, एंड इन गुड फेथ, नेक नियति से, विदाउट हैविंग एनी रीजन टू बिलीव दैट एनी एग्जिस्ट इन द टाइटल ऑफ, बगैर ये जाने समझे या महसूस किए कि टाइटल जो ट्रांसफर का है वो खराब है। क्या होल्ड इन ड्यू कोर्स समझ आया? किताब को लगा अभी भी नहीं आया, उन्होंने फिर से टेबल बना के समझाया। इस चैप्टर में ना रेपिटेशन बहुत है, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो वो उसको अलग अलग जगह उसको दोबारा रिकॉल कर रहे होते हैं, और लोग पढ़ के परेशान ही हो रहे होते हैं कि पता नहीं ये बात और पिछली बात में शायद फर्क है। मीनिंग इधर क्या कर दिया इन्होंने, होल्ड इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन दे दी और इधर होल्डर की डेफिनेशन दे दी, इसको इग्नोर करते हैं। कंसिडरेशन वहाँ लाजमी है, यहाँ बगैर कंसिडरेशन की भी हो सकता है। हो सकता है आपने अपने छोटे भाई से कोई बेनिफिट ना लिया हो लेकिन आपने उसे चेक लिख के दे दिया हो, लेकिन होल्ड इन ड्यू कोर्स के लिए क्या ज़रूरी है? कंसिडरेशन। कैन सू ऑल प्रायर पार्टी, मासूम आदमी है ना, अगर धोखा होगा किसी भी पिछले बंदे पे केस कर सकता है क्योंकि इसकी नीयत तो साफ है, लेकिन वो शायद सब पे नहीं कर सकता। अगर उसे पता था और उसने फिर भी इंस्ट्रूमेंट लेके फॉरवर्ड कर दिया तो वो भी तो मुजरिम है, तो शायद वो सब पे केस ना कर सके। गुड फेथ, ये हमेशा गुड फेथ में लेगा, वो गुड फेथ में ले भी सकता है, और गुड फेथ नेक नियति। बेटर टाइटल, ये हमेशा अगले बंदे को, खुद भी बेटर टाइटल लेगा और अगले बंदे को भी बेटर टाइटल देगा, लेकिन हो सकता है ये टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट ना ले। मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी से पहले पहले लेगा और ये मैच्योरिटी से पहले भी ले सकता है और बाद में भी ले सकता है। बात समझ आई? पीछे एसेंशियल में ना एक जुमला हमारा आया था जिस पे हमने रुक गए थे, टाइटल ऑफ होल्डर इन। तो तीसरी अजम्पशन क्या है? वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स इट बिकम्स फ्री फ्रॉम। तो ये तीनों एसेंशियल समझ आ गए। तो बस अब इख्तितामी बातें, आखिरी एक स्लाइड, 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ये होल्ड इन ड्यू कोर्स क्या था जी? लाइट 1 ओपन कर दीजिएगा जरा, जज़ाकल्लाह। होल्ड इन ड्यू कोर्स था वो मासूम शख्स जिसको नहीं पता किसी गड़बड़ का। तो फिर पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होगा? वो मासूम पेमेंट जैसे नहीं पता किसी गड़बड़ का। तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट एक बंदे के पास है, उसे नहीं पता, उसे आगे फॉरवर्ड कर रहा है, वो होल्ड इन ड्यू कोर्स है। तो अगर एक पेमेंट करने वाले को नहीं पता कि मेरे पास जो शख्स चेक लेके आ रहा है वो चोरी शुदा है और वो उसे पेमेंट कर दे, तो ये क्या कहलाएगी?
पेमेंट इन ड्यू कोर्स, वो मैच्योरिटी से पहले होता था, ये मैच्योर होने पे, यानी कि जब वो 3 महीने पूरे हो गए और 3 महीने पूरे होने के बाद फर्ज करें बादशाह के पास कागज आया और बादशाह ने कागज की पेमेंट कर दी, बादशाह को नहीं पता कि ये सप्लायर ने चोरी की है या वाकई हक रखता था, तो अगर पेमेंट मासूम तरीके से हो जाए, बगैर किसी डाउट के हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद जो भी टेन्योर है उसके ऊपर लिखा हुआ, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ इट अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच डू नॉट रेज डाउट ओवर इट्स। पेमेंट करने वाले को अगर कोई डाउट नहीं है उस बंदे के टाइटल पे, तो वो पेमेंट। निगोशिएशन किसे कहते हैं? सारी बातें आपको पता है। When promissory note, bill of exchange or check is transferred free from defect from one person to another person so as to constitute that person the holder of it, the instrument is said to be negotiation। तब कहेंगे जब एक बंदा दूसरे को इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड करे बगैर किसी डिफेक्ट के। इसका मतलब है होल्डर इन ड्यू कोर्स जब एंडोर्समेंट करेगा तो उसको नेगोशिएशन कहेंगे, और जो सादा होल्डर अगर उसे करेगा और कोई डिफेक्ट होगा तो वहां नेगोशिएशन उस किस्म की एंडोर्समेंट को कहते हैं जिसमें साफ टाइटल ट्रांसफर होता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें नेगोशिएशन होती है, और नेगोशिएशन का मतलब है एक बंदे से दूसरे बंदे को साफ तरीके से ट्रांसफर होना। आखिरी बात, मटेरियल अल्टरेशन। अल्टरेशन कहते हैं तब्दीली को, मटेरियल कहते हैं बड़ी को। तो मटेरियल अल्टरेशन का मतलब है एक ऐसी बड़ी तब्दीली जिससे इंस्ट्रूमेंट की नोयत ही बदल जाए। कोई इंस्ट्रूमेंट पे डेट बदल दे, कोई इंस्ट्रूमेंट पे टाइम बदल दे, कोई इंस्ट्रूमेंट पे जगह बदल दे, कोई इंस्ट्रूमेंट पे अमाउंट बदल दे, साइन बदल दे, पार्टीज बदल दे, तो ये क्या कहलाएंगी? मटेरियल अल्टरेशन। जिसने ये किया है उसका हक खत्म हो जाएगा, वो अब उसके ऊपर कोई पैसे वसूल नहीं कर सकता। पिछला बंदा तो वसूल कर सकता था, लेकिन जिसने मटेरियल अल्टरेशन की वो इंस्ट्रूमेंट को वॉइड कर देगा। डन। तो ये मज़ेदार चैप्टर है, अगर समझ आ जाए तो कहानी बड़ी अच्छे फ्लो में है। बस आपने याद रखना है कि हमने किस तरतीब में पढ़ा। अगर भूल जाए तो एक आध दिन में हमारी वीडियो अपलोड हो गई भी होती है, आपने उसमें देख लेना है। जिस तरतीब से हमने पढ़ा आपने उस तरतीब से जब इसको रिवाइज करना है तो ज़िंदगी इंशाल्लाह बड़ी आसान रहेगी। इसमें हमारे जो मरकज़ी किरदार बादशाह और बाबा, उनका जो है ना अहम रोल था कि इनकी वजह से चीज़ थोड़ी सी ना उसका फ्लो समझ आ गया कि बेसिकली हो क्या रहा है, एंडोर्समेंट किसे कहते हैं, फॉरवर्ड करना कैसे कहते हैं, पेई कौन होता है, ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है। क्या हमें सारी बातें समझ आ गई हैं? ठीक है, आज जुम्मा भी है, हम लोगों ने कहा था कि हम इस पर ख़त्म कर लेंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला हम एक लास्ट लेक्चर के लिए इकट्ठे होते हैं। कोशिश कीजिएगा पूरे टाइम पे आए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमने पढ़ना ज़्यादा होता है। तो एंड पे फिर जाते जाते कुछ काम की बातें मैं भी कर दूंगा, और फिर सर उसामा भी ड्राफ्टिंग के अंदर भी आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह।